नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। वैसे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हमारे चार तरीके के होते हैं: रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव एंड फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव। तो आज जो ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे भी हम टू अप्रोचेस के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। एक तो रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच के थ्रू, दूसरा मेथड है टू स्टेज अप्रोच। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है टू स्टेज अप्रोच। और टू स्टेज अप्रोच में भी दो मेथड हैं: द एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच और द डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, वो द डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच से एस्टिमेट करेंगे। इसको समझने के लिए हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले की कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव एचओसी का, फिर एवेल्युएशन प्रोसीजर, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो देखिए, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव जो हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट होगा, उसमें लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स भी हमारे रिफ्लेक्टिव होंगे। ये रिफ्लेक्टिव है क्योंकि एरो कंस्ट्रक्ट से इंडिकेटर की तरफ है, और हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट ये भी रिफ्लेक्टिव होगा क्योंकि इसका जो एरो है कंस्ट्रक्ट से लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की तरफ है। अब इसको जो है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया हाई ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का। अब इसे एवेल्युएट कैसे करना है, क्या क्या चीजें हमें अपने एनालिसिस में करना है। तो देखिए, टू मेन अप्रोचेज हैं रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स को एस्टिमेट करने के लिए। पहला तो है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, जिसमें दो अप्रोच है: रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टू स्टेज अप्रोच, जो अगेन डिवाइडेड है टू पार्ट्स में: द एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच और द डिसीजन द डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच। अब इसको जो है समझने के लिए हमने जो टू डिसजॉइंट अप्रोच है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये है क्या। इसमें हमें मॉडल को कैसे स्पेसिफाई करना है, क्योंकि मॉडल स्पेसिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसमें हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में। ये हमारा अगर मॉडल इस तरीके का है तो इसमें लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स भी हैं, और जो ओरिजिनल मॉडल होगा उसमें एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स आप देख रहे हैं इसमें, और ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो इसमें जो है, ये जो एक अलग ये एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट है वाईफाई। और ये जो है हमारा जो एरो है यहाँ आप देखिए, ये जो एरो है ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट से लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की तरफ है। तो ये एक्चुअली हमारा मॉडल है। इसमें हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट अप्रोच में इस मॉडल को हम रन करेंगे, जो ओरिजिनल मॉडल है उससे रॉ स्कोर सेव करेंगे। और अब रॉ स्कोर को सेव करके केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को आइटम की तरह हम ट्रीट करेंगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के। और जो एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं उसमें हम रो स्कोर को यूज नहीं करेंगे, एज इट इज जो कंस्ट्रक्ट्स में जितने भी हमारे जैसे ये तीन इंडिकेटर्स हैं, तो इन तीनों इंडिकेटर्स को जो है हम, ये रिफ्लेक्टिव भी हो सकते हैं और ये तीनों इंडिकेटर हमारे ये फॉर्मेटिव भी हो सकते हैं। तो दोनों तरीके का इसमें एरो बन सकता है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टिव भी हो सकते हैं हमारे जो एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स, और फॉर्मेटिव भी हो सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टिव है तो एरो कंस्ट्रक्ट से इंडिकेटर की तरफ। चलिए, तो इसमें जो है हमें टू पार्ट्स में ये थ्री स्टेजेस में हमें परफॉर्म करना है। पहले तो मॉडल स्पेसिफिकेशन जो होगा मॉड ए, क्योंकि रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स जब हमारा रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है, जैसे ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव है, तो उसमें हम मॉड ए मतलब हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स जब भी हमारा
होगा किसी भी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में, तो उसमें मॉड ए स्पेसिफाई करेंगे, और इसमें तीन चीजें हम फाइंड करेंगे। स्टेज वन में लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, दूसरे स्टेज में हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और थर्ड हम स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे एक्सोजीनियस और जो हमारा जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के बीच में। ठीक है, अब ये देखिए, तो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की रिलायबिलिटी में चार चीजें देखेंगे। अगर रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे, तो चूंकि इस मॉडल में हमारे दो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो सबसे पहले इनका हमें जो है इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर ओके है तो फिर हम आगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की जो वो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, वो एस्टिमेट करेंगे। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में हम देख रहे हैं, ये मेरा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है अब, और ये एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनको अभी हम टच नहीं कर रहे, और इसको हम स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप में यूज करेंगे। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा एक है, ये रेपुटेशन, तो इसकी इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इसके दो इंडिकेटर हैं। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी इस कंस्ट्रक्ट की, जिसमें क्रॉनबॉक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, है ना। फिर उसके बाद एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड से इसका इस कंस्ट्रक्ट्स का हम एवीई निकालेंगे, एवरेज वेरिएंस कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए, और फिर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो ये चार चीजें हमें अपने इस मॉडल की निकालनी है, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की। और तीसरे स्टेज में हम जो है स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, जिसमें पहला जो चीज है कोलिनियरिटी, ये आपस में जो एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं कोलिनियर नहीं होने चाहिए। फिर इनका एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस के बीच में रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे, और वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, पी वैल्यू डिसाइड करेगा। फिर एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वायर हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का भी निकालेंगे, और इसके साथ साथ दो हमारे पास और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स है, इनका भी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स ये आर स्क्वायर वैल्यू एक्सप्लेनेटरी पावर फाइंड करेंगे। फिर लास्ट में प्रिडिक्टिव पावर क्यू स्क्वायर भी हम चेक करेंगे कि वो स्मॉल है, मीडियम है या इफेक्ट है, और मॉडल में प्रिडिक्टिव पावर है या नहीं है। तो तीन स्टेजेस में हम इसको परफॉर्म करें। तो मॉडल हमारा है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, ये हमने जो सोर्स है इसका इस बुक से लिया है, प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। इस मॉडल में हमारे पास दो जो ये कंपोनेंट हैं, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, दोनों के दोनों हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, और ये चार हमारे पास एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो जो मैंने कहा कि दो हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट्स हैं, इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देना भी जरूरी है। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारे दो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, कॉम्पिटेंस एंड लाइक, ये थ्योरी हमें बता रही है कि ये रिफ्लेक्शंस हैं कॉर्पोरेट रेपुटेशन के, है ना। एक कंस्ट्रक्ट है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, उसके रिफ्लेक्टर्स हैं कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है जब हम अपने मॉडल को स्पेसिफाई करते हैं, तो उसमें हमें ये भी चेक करना है कि हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स कौन से, क्या थ्योरी कह रही है कि एक एचओसी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के ये दोनों या तीनों हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स होंगे। हमें सभी को लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स नहीं बनाना है, ये थ्योरी हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन से लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं और कौन से हमारे एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि सबके सबको ही हम जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बना लें और एक एचओसी बना लें। जो भी हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं उसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा कि ये जो हमने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बनाया, इसके ये दो या तीन या चार जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के, इसके जो सब डायमेंशन है वो हमें बताना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है देखिए, ये पहला जो है
इससे हम फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, ये मॉडल 1 मैंने नाम दिया है इसको। इससे हम रॉ स्कोर और जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं उसकी लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, इन दोनों का जो है हम वो निकालेंगे, ये वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसके बाद रो स्कोर आएगा, और रो स्कोर को हम इसमें यूज करेंगे, और रो स्कोर को यूज करने के बाद फिर हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, ये जो हमारा रेपुटेशन एचओसी देख रहे हैं, इसकी हम वैल्यूज निकालेंगे। और 3 स्टेप में 3 चीज करेंगे, एक तो पीएलएस एल्गोरिथम, फिर बूटस्ट्रैपिंग और पीएलएस प्रिडिक्ट। तो अब जो है हम पहला लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एस्टिमेट करेंगे। इसके लिए जो मेरे पास जो एक केस स्टडी है, ये मैं आपको शो कर रहा हूं। ये हम देख पा रहे हैं कि रिसर्च पेपर, इसमें लिखा है स्पेसिफाई हाउ टू स्पेसिफाई एंड हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट एंड वैलिडेट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इन पीएलएस। इस केस स्टडी के इस रिसर्च पेपर के बेस पर ही हम जो है अपना ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसमें जो दी डिसजॉइंट टू अप्रोच, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा समझाया है इस रिसर्च पेपर में। इस रिसर्च पेपर को जरूर आप कंसिडर करें, अपने एनालिसिस करने से पहले इसको जरूर हमें पढ़ना चाहिए। चलिए, अब मैं अपना जो डेटा सेट है वो मैं ओपन कर रहा हूं। डेटा सेट में हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा ओरिजिनल मॉडल है। तो पहले हम इसको रन करेंगे, तो इसको रन करने के बाद हमारे पास स्कोर आएंगे। रॉ स्कोर केवल हमें लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के ही लेने हैं। ये बात ध्यान देने की, सभी का नहीं, हम लोअर ऑर्डर सभी का रॉ स्कोर यूज नहीं करेंगे। रॉ स्कोर केवल कॉम्पिटेंस और जो लाइकेबिलिटी लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है उन्हीं का हम अगले स्टेज में यूज करेंगे। ये देखिए, ये मेरा मॉडल हो गया। तो यहां मैंने इसको कैलकुलेट किया, पीएलएस एल्गोरिथम, और स्टार्ट कैलकुलेशन। स्टार्ट कैलकुलेशन से मुझे 4 चीजें फाइंड करना। पहले तो जो आउटर लोडिंग्स हैं, इंडिकेटर रिलायबिलिटी। तो इंडिकेटर रिलायबिलिटी में मेरे पास 2 कंस्ट्रक्ट्स हैं। एक तो कॉम्पिटेंस, देखिए इसमें तीनों की वैल्यू जो है आउटर लोडिंग की 0.7 से ज्यादा आ रही है। दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है मेरा लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, वो है लाइक, और इसकी भी जो है वैल्यू 0.7 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो एक तो ये चीजें हम देखेंगे, फिर इसको सेकंड स्टेज में बूट स्ट्रैप भी देखेंगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। पहले तो चलिए इतना हो गया हमारा। अब कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो 2 कंस्ट्रक्ट है मेरे पास, कॉम्पिटेंस एंड लाइक, दोनों के दोनों की जो क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू आई है वो 0.7 से ज्यादा है, जो डिजायरेबल है। इसी तरीके से कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए और कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, इनकी वैल्यू भी डिजायरेबल है, कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा है। फिर तीसरा हम निकालते हैं इसमें एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की। ये जो दोनों कंस्ट्रक्ट हैं हमारे, कॉम्पिटेंस और लाइकेबिलिटी, क्या ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी है इनमें? तो ये देखिए 0.5 से ज्यादा आ रही है। दोनों हमारे जो कंस्ट्रक्ट हैं वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी है। फिर तीसरा इसमें हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में देखिए ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमारी 0.85 से कम होनी चाहिए। तो तीनों वैल्यू, ये जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज आ रही है 0.85 से कम है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का भी कोई इशू नहीं है। अब इस ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, इससे हमें क्या करना है, अपना रो स्कोर भी देखना है। जैसे मैं रो स्कोर कैसे करना है इस स्टेज से, यहाँ लेटेंट वेरिएबल लिखा है। तो ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं, 8 कंस्ट्रक्ट्स हैं, इसको मैंने कॉपी करके अपनी जो मेरी फाइल है ओरिजिनल, उसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो मैं ये भी आपको दिखा दूं। ये मेरी फाइल है। इस फाइल में मैंने, हालांकि ऑलरेडी पहले से ही इसमें मैंने पेस्ट किए हुए हैं
अपने जो इंडिकेटर से, ये देखिए, ये वाले जो है एक्सेल फाइल में, बाहर हम इसको एक्सेल फाइल जो हमारी ओरिजिनल एक्सेल फाइल है उसमें इसको जो है हम अ, वो कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और पेस्ट करने के बाद ये हमारी फाइल आ जाएगी। अब ये वाले जिसमें हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट, कॉम्पिटेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमने इसमें पेस्ट करने के बाद ये फाइल आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, बूट स्ट्रैपिंग करेंगे। बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू जो है हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट है या नहीं है। बूट स्ट्रैपिंग सिग्निफिकेंट रिजल्ट करने के लिए की जाती है। हालांकि पहले से एल्गोरिथम से ही हमारा काम चल गया था। सारी वैल्यू जो है अबाव जो कट ऑफ वैल्यू दी है उन्होंने, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू दी है उनसे ज्यादा है, चाहे वो इंडिकेटर रिलायबिलिटी की वैल्यू हो या इंटरनल कंसिस्टेंसी में। तीनों जो वैल्यूज है, क्रॉनबेक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, सबकी वैल्यू कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा है। और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की भी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी। चलिए अब एक एक करके अब इसका सिग्निफिकेंट चेक कर लें कि जैसे आउटर लोडिंग इंडिकेटर जो थे हमारे वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस के मेरे पास 3 आइटम्स हैं इस कंस्ट्रक्ट के, तो देख लें कि भाई सिग्निफिकेंट है या नहीं। ये देखिए तीनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, है ना। अब दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड से भी देख लेते हैं। इसमें दोनों वैल्यूज जो 2.5% और 95% में पॉजिटिव आनी चाहिए, या दोनों नेगेटिव भी आ जाए तो भी हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। लेकिन अगर एक नेगेटिव और जीरो और फिर प्लस आ गई, माइनस और प्लस वैल्यू आ जाती है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी देख लीजिए, ये भी हमारी वैल्यू जो है तीनों की तीनों पॉजिटिव आ रही है कॉम्पिटेंस कंस्ट्रक्ट की। इसी तरीके से हम जो है लाइकेबिलिटी की भी देखेंगे, ये वैल्यूज हमारी ठीक आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आउटर लोडिंग में भी ठीक है, तो इंडिकेटर रिलायबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी हम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो हम क्रॉनबेक अल्फा के थ्रू, तो क्रॉनबेक अल्फा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए वैल्यू हमारी जो कट ऑफ वैल्यू है उससे ज्यादा है, और दोनों के दोनों ये जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी देख लेते हैं, ये भी हमारा जो है सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है लोअर और अपर लिमिट की। फिर इसके बाद जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड से भी चेक कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, वैल्यू हमारी दोनों पॉजिटिव आ रही है, सिग्निफिकेंट है। अब रॉ सी को देखते हैं। रॉ सी में हमारे पास 2 कंस्ट्रक्ट्स हैं, कॉम्पेटिबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी। दोनों की वैल्यू जो है अबाउ कट ऑफ वैल्यू है, और दोनों सिग्निफिकेंट भी है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। फिर इसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी हमने चेक किया, तो इसमें वो भी कोई इश्यू नहीं है, वो भी दोनों की दोनों हमारे सिग्निफिकेंट है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी किया, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसी तरीके से कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए की वैल्यू भी हम चेक करेंगे तो कि ये हमारे सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहां हमने देखा ये भी, इसकी भी जो पी वैल्यू है वो भी सिग्निफिकेंट है। फिर इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मेथड्स के थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू जो है हमारी, दोनों कंस्ट्रक्ट्स कंपोज जो लोअर ऑर्डर के हैं, कंपोजिट कॉम्पेटिबिलिटी और लाइकेबिलिटी दोनों की वैल्यू ओके है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी हमने चेक किया, ये भी वैल्यू हमारी दोनों ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की क्या वो है सिग्निफिकेंट, तो ये भी हमने देखी चेक कर लिया, दोनों की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, और पी वैल्यू भी कैरी है कि सिग्निफिकेंट है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी हमने चेक किया, वो भी दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी किया, वो भी पॉजिटिव है दोनों वैल्यू, तो कोई इश्यू नहीं है। अब चौथा जो है हमारे पास वो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एच टी एम टी रेशियो। अब देखिए एच टी एम टी में भी हमारे पास जो वैल्यू है
लोअर लिमिट और अपर लिमिट की, वो भी दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो है दोनों हमारे वो ओके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में या थीसिस में? तो देखिए, पहले तो हम ये चारों चीजें जो हमें एस्टिमेट करनी है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहला है इंडिकेटर रिलायबिलिटी। तो इंडिकेटर रिलायबिलिटी जो दोनों कंस्ट्रक्ट्स हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के, उनकी इंडिकेटर रिलायबिलिटी में कोई इशू नहीं है। वो जो है 0.8 से 0.7 से 0.708 से ज्यादा है। और फिर इसका जो है हमने बूट स्ट्रैपिंग किया, बूट स्ट्रैपिंग से भी हमने पाया ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। और हम चाहें तो, जैसे ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ग्राफिकल मॉडल है, तो चाहें तो यहाँ पर हम इसमें समझने के लिए अपने ही केवल, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, इस मॉडल में हम लोग लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स भी लिख सकते हैं। जैसे ये हमने कॉम्पिटेंस लिया है, तो कॉम्पिटेंस में जो है यहाँ आप इसको चाहें तो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर समझने के लिए हम जो है इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने एलओसी लिख दिया। बाकी तो एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट से हैं हमारे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जिससे हम ये इनको अलग अलग कर सकें कि ये एंटीसीडेंट्स हैं और ये हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हैं, तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। ठीक है। अब ये इसकी मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा था। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, इसके रिजल्ट्स में हमें क्या करना है, इंडिकेटर रिलायबिलिटी को चेक करना है कि क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो हमने देखा कि जो 6 इंडिकेटर्स हैं कॉम्पेटिबिलिटी और लाइकेबिलिटी के, सबकी पी वैल्यू 0.05 से कम है और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू भी ओके है। और ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि सारी वैल्यूज 0.708 से ज्यादा है। अब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी के रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे, जिसमें क्रॉनबॉक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी। तो हम लोग कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए की वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इसके मिडिल में आती है। ये क्रॉनबॉक अल्फा अंडर एस्टिमेट करती है इंटरनल कंसिस्टेंसी को, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी ओवर एस्टिमेट करती है। तो इसकी मिडिल की वैल्यू ये आती है कंपोजिट रिलायबिलिटी। ठीक है। अब इसको बूट स्ट्रैपिंग से चेक किया हमने क्रॉनबॉक अल्फा को, तो हमने देखा कि ये पी वैल्यू दोनों कंस्ट्रक्ट्स की 0.05 से कम है और कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी वैल्यू जो है दोनों पॉजिटिव है। फिर क्रॉनबॉक अल्फा रो सी की वैल्यू चेक की, दोनों की पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो ओके है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू भी दोनों पॉजिटिव है। इसी तरीके से कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी के थ्रू हमने इंटरनल कंसिस्टेंसी दोनों कंस्ट्रक्ट्स की निकाली, तो वो भी सिग्निफिकेंट आ रही है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। और ये अब हमने इसको रिपोर्ट कर दिया कि जो दो कंस्ट्रक्ट्स हैं कॉम्पिटेंस और जो एलो ये लाइकेबिलिटी, दोनों की जो वैल्यू है अबाव कट ऑफ वैल्यू है। और बूट स्ट्रैपिंग से भी हमने देखा कि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा, तो वो सिग्निफिकेंट है। अब हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों कंस्ट्रक्ट्स की हमारी जो वैल्यू है वो 0.5 से ज्यादा है। और फिर इसको बूटस्ट्रैपिंग से चेक किया, तो सिग्निफिकेंट है पी वैल्यू, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी सिग्निफिकेंट है। इसे भी हमने रिपोर्ट कर दिया फॉर्नल एंड लार्कर क्राइटेरिया के थ्रू कि ये दोनों वैल्यू हमारी 0.5 से ज्यादा है। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हमने चेक किया एच टी एम टी रेशियो के थ्रू। 3 मेथड होते हैं वैसे। तो हम एच टी एम टी रेशियो के थ्रू हमने देखा कि सारे जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज हैं वो 0.85 से कम है, तो कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का जो है हमने जो बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू चेक किया, तो वो भी हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमने जो है इनका रिपोर्ट कर दिया रिजल्ट, क्योंकि लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में कोई इशू नहीं है, वो 0.85 से कम है। तो एक तो देखिए हमने ये पहला जो मॉडल है उसमें, उससे हमने इसको रिपोर्ट किया अ, जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के रिजल्ट। अब हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में हमारे पास जो बनेगा, ये इसमें क्या है, स्टेज 1 से हमें रो स्कोर सेव करना है।
कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, जो दोनों के दोनों हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, केवल उन्हीं के, ऐसा नहीं कि सभी के हम उसमें यूज करेंगे डिसजॉइंट में। तो यहां पर देखिए हमने दोनों के जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के आइटम ले लिए हैं ना, इनका एज ए आइटम हो गए ये आपके हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के। अब इसमें से फिर वही चारों चीजें हमें फाइंड करनी है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की कि उसकी इंडिकेटर रिलायबिलिटी क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या, कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या। तो अब हम सेकंड स्टेज में हमारा जो मॉडल है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ ये जो है, यस, ये देखिए ये मेरा आ गया मॉडल। तो मैंने अपना मॉडल ये जो रॉ स्कोर मैंने यूज किया था उसमें से ये जो रेपुटेशन हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है, इन दोनों आइटम्स कॉम्पिटेंस और लाइकेबिलिटी, ये दोनों एक तरीके के आइटम हो गए इसके, इनको मैंने यहाँ पर करके ये डायग्राम बना दिया। और यहाँ हमने जो लिखा है वो ए लिखा है। ए मतलब क्या होगा कि मोड ए, यहाँ जो है एडिट सेटिंग में जाके हम लोग ये मोड ए, अगर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव है तो मोड ए, और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट अगर हमारे फॉर्मेटिव है तो मोड बी। तो चूंकि ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा रिफ्लेक्टिव है तो इसलिए हमने यहाँ पे मोड ए किया है। मोड ए का मतलब है ये कॉरलेशन बेस्ड होगा, फॉर्मेटिव जो है वो रिग्रेशन वेट के बेस पे उसको हम एनालिसिस करते हैं। अब ये देखिए कैलकुलेट पीएलएस एल्गोरिथम, और ये स्टार्ट कैलकुलेशन। स्टार्ट कैलकुलेशन सबसे पहले हमें आउटर लोडिंग चेक करनी है अपने दोनों आइटम्स की। तो दोनों मेरे जो आइटम हैं वो है, ये देखिए ये मेरे दोनों आइटम हैं, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी 0.95 एंड 0.915, ठीक है। तो दोनों वैल्यू 0.708 से ज्यादा आ रही है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के जो आइटम्स है। इसके बाद अब हम कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, ये देखिए ये क्योंकि एक ही कंस्ट्रक्ट है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, तो इसकी हमने क्रॉनबर्ग अल्फा के थ्रू इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक की, रो ए के थ्रू की और रो सी के थ्रू की। तो तीनों की जो वैल्यूज है 0.7 से ज्यादा आ रही है, तो कोई इश्यू इसमें नहीं है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में। तीसरा हमने चेक किया इसका हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी अबाउ 0.5 आ रही है, तो कोई इश्यू इसमें नहीं है, 0.819 आ रही, ठीक है। अब चौथा हम जो करेंगे वो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी देखिए हमारी जो है ये पॉइंट जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज हैं 0.85 से कम आ रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का भी कोई इश्यू नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू भी हम चेक कर लें कि क्या ये सारी वैल्यूज सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो बूट स्ट्रैपिंग, हालांकि पीएलएस एल्गोरिथम से ही हमारा काम चल गया है, उसमें जो कट ऑफ वैल्यूज दी हैं, चाहे वो इंडिकेटर रिलायबिलिटी की वैल्यू हो, इंटरनल कंसिस्टेंसी की वैल्यू हो, कन्वर्जेंट वैलिडिटी की हो या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की, वो कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा ही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आउटर लोडिंग को हम चेक करते हैं। दो मेरे पास जो आइटम्स हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के, कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। यस, दोनों के दोनों आइटम मेरे सिग्निफिकेंट है पी वैल्यू के। दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी चेक कर लें कि भाई ये क्या हमारे सिग्निफिकेंट है। यस, ये भी मेरे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं। यस, ये भी मेरे जो है सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, दोनों वैल्यू लोअर और अपर लिमिट की प्लस में ही है। चलिए अब इसके बाद जो है हम अपना ये क्रॉनबर्ग अल्फा इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए चेक करेंगे। ये मेरा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, एक कंस्ट्रक्ट है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट रेपुटेशन, ये पी वैल्यू इसकी 0.05 से कम है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, इससे कोई ये भी बिल्कुल ठीक वैल्यूज है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी हमने देखा ये दोनों वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही हैं, तो कोई इशू इंटरनल कंसिस्टेंसी का नहीं है।
इसी तरीके से हम कंपोजिट रिलायबिलिटी के थ्रू भी देख सकते हैं। जो मेरा कंस्ट्रक्ट है, रेपुटेशन 0.9 वैल्यू है और पी वैल्यू 0.05 से कम है। फिर हमने देखा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 के थ्रू भी, इसमें भी हमारी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड के थ्रू भी देखा, इसमें भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद जो है हमारा रो ए का भी हो गया हमारा। ये रो ए है। रो ए में हमारा ये 0.784 आ रहा है और ये पी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड के थ्रू भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड के थ्रू भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोई इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी का इशू नहीं है। अब एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड देखें कि क्या ये सिग्निफिकेंट है। हालांकि कट ऑफ वैल्यू से तो ज्यादा है, तो यहाँ पे पी वैल्यू देखिए आप, सिग्निफिकेंट शो कर रहा है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी हमने देखा दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही हैं, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड के थ्रू भी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी का भी कोई इश्यू नहीं है। अब हम आते हैं एच टी एम टी रेशियो पर अपना, जो इसमें जो वैल्यूज हैं हमारी, दोनों के दोनों हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इस तरीके का इशू इसमें नहीं है। और 22 करेक्टेड मेथड के थ्रू भी हमने चेक किया तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब इसकी रिफ्लेक्टिव जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं उसकी वैल्यूज हमारी अबाव आ रही हैं जो कट ऑफ वैल्यूज उन्होंने दी है। या अब ये देखिए, अब इसको रिपोर्टिंग करना है हमें। रिपोर्टिंग कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। कि ये हमने चारों आइटम ले लिए हैं। पहले इंडिकेटर रिलायबिलिटी देखिए, इंडिकेटर रिलायबिलिटी दोनों की जो आई है आइटम्स की, वो 0.708 से ज्यादा है, तो आउटर लोडिंग जो है हमारी अबाव 0.708 है, कोई इश्यू नहीं है। इसे फिर हमने बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू चेक किया, तो बूट स्ट्रैपिंग से भी हमें पता चला कि पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और यहां हमने रिपोर्ट कर दिया कि जो 0.708 कट ऑफ वैल्यू है उससे अबाउ हैं दोनों वैल्यूज। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी भी हम देखते हैं अपने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, वो है 0.779। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉनबाक अल्फा से चेक कर लेंगे हम। और कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए और कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, तो 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो है। अब इसको बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हमने जब चेक किया, तो ये जो वैल्यूज हैं ये भी हमारी वो पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है। और दोनों वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड की भी पॉइंट, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ये तो क्रॉनबाक अल्फा का बूट स्ट्रैपिंग हो गया। अब इस हम करते हैं कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए का। तो इससे भी हमने देखा कि पी वैल्यू 0.05 से कम है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू दोनों की इनकी प्लस वैल्यू आ रही है। अब कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी के रिजल्ट देखिए, ये भी पी वैल्यू 0.05 से कम है और दोनों वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की अबाव वो पॉजिटिव है। ये हमने रिपोर्ट कर दिया कि हमारा जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है उसका क्रॉनबाक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, वो कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा है। और बूट स्ट्रैपिंग में इसमें कोई जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का कोई इशू नहीं है। अब इसके हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी रिपोर्ट करना है। तो यहां हमने देखा इसकी जो वैल्यू है 0.819 है ना, 0.5 से ज्यादा है। अभी सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये हमने बूट स्ट्रैपिंग से चेक किया था, तो वो वैल्यू हमारी 0.05 से कम आ रही है। और इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोई इशू नहीं है। फिर इसको हमने रिपोर्ट कर दिया कि जो कट ऑफ वैल्यू है उससे ज्यादा है, और बूट स्ट्रैपिंग के भी जो रिजल्ट्स हैं उसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी हमारी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्टेप 4 में हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। पहले हमने देखा पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू कि सारी वैल्यूज हमारी ऑफ डायगोनल 0.85 से कम है, तो कोई इशू डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का नहीं है।
फिर इसे हमने क्रॉस चेक के लिए बूट स्ट्रैपिंग से परफॉर्म किया। तो बूट स्ट्रैपिंग से हमने देखा कि जो दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई इशू डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का नहीं है। और फिर फाइनली हमने इनको बता दिया कि एस टी एम टी रेशो जो है हमारी, वो जो कट ऑफ वैल्यू है 0.85 उससे कम है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का कोई इशू ऐसे नहीं है। अब तीसरा जो है स्ट्रक्चरल मॉडल, ये हमें परफॉर्म करना है। स्ट्रक्चरल मॉडल, ये मेरा स्ट्रक्चरल मॉडल आ गया। स्ट्रक्चरल मॉडल में भी हम जानते हैं इसको एस्टिमेट करने के लिए, देखिए पहले तो ये कोलिनियरिटी 4 स्टेप में करते हैं कि कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए ये जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं। एक बात और ध्यान देनी है, जब भी हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप लेंगे तब केवल हम जो हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उन्हीं को हम लेंगे। लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को हम स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप में शो नहीं करेंगे। केवल हम स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप जो देखेंगे वो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स की एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स के साथ देखेंगे, बाकी की नहीं। तो पहला तो हो गया कि कोलिनियर नहीं होनी चाहिए हमारे जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं। दूसरा है कि इनके बीच में जो पाथ कोफिशिएंट है हमारा ये वाला, ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, है ना। आउटर लोडिंग जो है हमारी, ये सॉरी, आउटर ये जो वेट है, ये अ, जो वेट है हमारा इनर मॉडल में, ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तीसरा जो है आर स्क्वायर हम निकालेंगे इसमें कि आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। और चौथा मॉडल की जो है प्रिडिक्टिविटी ओके है या नहीं है। तो चार चीजें ही हम अपने इस मॉडल में चेक करेंगे। तो ये देखिए मेरा जो मॉडल है इसमें चार चीजें आ गई। तो चारों चीजें हम जो है इसमें चेक करेंगे, वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। तो पहले अपना मॉडल बना लें और मॉडल के बाद इसको रन करने के बाद इसके रिजल्ट्स को हम चेक करेंगे। ये देखिए मेरा मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या था, बूट स्ट्रैपिंग नहीं, पहले पीएलएस एल्गोरिथम कर लेते हैं जिससे हम कोलिनियरिटी जो इनर मॉडल है उसकी कोलिनियरिटी चेक कर लें कि वो ओके है या नहीं है। तो यहाँ जो कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स में इनर मॉडल जो है, देखिए स्ट्रक्चरल मॉडल में हमेशा कंस्ट्रक्ट्स को ही हम चेक करेंगे, इंडिकेटर्स को नहीं। तो यहाँ इनर मॉडल में देखिए सारी वैल्यू चारों जो मेरे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, चारों की वैल्यू 5 से कम है। हालांकि 3 से कम होता तो और अच्छा होता, आइडियल तो 3 से कम होनी चाहिए वीआईएफ की वैल्यू, लेकिन ये भी 5 से कम है तो ओके है। अब एक तो ये आ गया कोलिनियरिटी वाला। अब दूसरा जो हमें इसमें निकालना है टोटल इफेक्ट्स, है ना। तो टोटल इफेक्ट देखिए ये मेरे पास टोटल इफेक्ट आ गया। तो क्वालिटी का टोटल इफेक्ट जो है ज्यादा है रेपुटेशन के ऊपर, बाकी सबसे कम जो है हम ये कह सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो एक तो टोटल इफेक्ट हम इसमें चेक करेंगे कि टोटल इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और टोटल इफेक्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो एक तो ये आ गया। इसके बाद जो है तीसरा आर स्क्वायर हम निकालते हैं, ये मेरा आर स्क्वायर आ गया, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और ये भी जो हमारा 0.716 है, 60% से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इफेक्ट साइज भी देख लें, ये मेरा इफेक्ट साइज आ गया। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी के लिए इस एक में ज्यादा आ रहा है, एक में मीडियम आ रहा है ना, कम आ रहा है इफेक्ट साइज। अब इसके बाद जो है हम इसको बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू भी चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। तो बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू जब हमने देखा कि क्या टोटल इफेक्ट हमारा जो कोफिशिएंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला के वो सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं, तो वो हम टोटल इफेक्ट से फाइनल रिजल्ट्स में जाएंगे और ये टोटल इफेक्ट आ गया। इसमें केवल हमें जो रिपोर्ट करना है रिजल्ट, वो हमें ये करना है रेपुटेशन, ये वाला जो देख रहे हैं
ये वाले जो नीचे सबसे नीचे रेपुटेशन CUSAL और रेपुटेशन CUSA, और एक तो ये रिजल्ट हमें करना, प्लस जो ये अट्रैक्टिवनेस, ये वाले जो रिजल्ट्स हैं एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के साथ, इनके रिजल्ट्स को भी हमें रिपोर्ट करना है। तो टोटल 6 कंस्ट्रक्ट्स का हम वो रिपोर्ट कर देंगे रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। मतलब एक्सोजीनियस चारों जो है हमारे वो सिग्निफिकेंट है। अब हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का जो दूसरे हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं एंडोजीनियस, उन वो भी दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो देखें तो हम इसमें हम 0.586 जा रहा, सबसे ज्यादा आ रहा है इसका टोटल इफेक्ट कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर, ये जो हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। और बाकी एक्सोजीनियस में देखेंगे तो एक्सोजीनियस में हमारा जो है ये इन चारों में से सबसे ज्यादा जो आ रहा है शायद क्वालिटी का आ रहा होगा। एक तो ये आ गया, प्लस क्वालिटी का सबसे ज्यादा 0.262, नहीं क्वालिटी, ये हाँ, ये क्वालिटी 0.447 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, एक तो ये आ गया, और आर स्क्वायर भी हम देख लें कि क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा, ये जो टोटल इफेक्ट है पी वैल्यू से चेक कर लिया। इसी तरीके से हम जो है इसे बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की वैल्यू है इसमें भी देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सेकंड कंस्ट्रक्ट की, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, और इसमें ये भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू, तो कोई इश्यू इसमें नहीं है टोटल इफेक्ट में। अब आर स्क्वायर को चेक करते हैं कि क्या आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है। तो ये तीनों के आर स्क्वायर को अगर हम देखें तो पी वैल्यू 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट है। और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी चेक करते हैं तो ये भी हमारी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू देखेंगे, ये भी वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इश्यू इसमें आर स्क्वायर का नहीं है। अब इफेक्ट साइज भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है इफेक्ट साइज आ गया है 0.38 एंड 0.150, है ना। अब इसका दोनों इफेक्ट साइज भी सिग्निफिकेंट है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी दोनों सिग्निफिकेंट आ रही है ना, कोई इश्यू नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी दोनों जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट के साथ इफेक्ट साइज है वो भी पॉजिटिव है, तो कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो ये हो गया इफेक्ट साइज। अब तीसरा जो है वो पीएलएस, जो चौथा पार्ट है वो पीएलएस प्रिडिक्ट, वो जो है पीएलएस प्रिडिक्ट से हम करेंगे इस मॉडल की प्रिडिक्टिविटी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए। तो एमवी प्रिडिक्शन हिस्ट्री, ये देखिए ये मेरे पास आ गया। तो केवल इसमें जो टारगेट कंस्ट्रक्ट्स हैं उन्हीं की वैल्यू लेते हैं, सबको नहीं लेते। तो टारगेट कंस्ट्रक्ट हमारे पास कस्टमर लॉयल्टी है। तो इसमें करते क्या है, जो ये पीएलएस RMSE जो है इसकी वैल्यू लीनियर रिग्रेशन मॉडल RMSE से कम होनी चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू जो है इसकी ये कम है, ये वाली वैल्यूज। तो हम कहेंगे कि मॉडल फिट है, कोई इसमें इस तरीके का इशू नहीं है। देखिए ये तीनों वैल्यूज लेस देन ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर से कम है, तो कोई इशू इसका नहीं है। और जहां तक इनका ये वैल्यू है, ये हमारा जो इफेक्ट अगर हम देखें क्यू स्क्वायर का जो आ रहा है, जो इसकी वैल्यूज है वो भी मीडियम और हाई इफेक्ट, मीडियम इफेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी भी कट ऑफ वैल्यू दी है, किसको मीडियम कहना, किसको स्मॉल और किसको हाई कहना। तो ये इस तरीके से इसके रिजल्ट्स भी हमें रिपोर्ट करने हैं। तो रिजल्ट्स रिपोर्ट करते समय बस ये भी हमें ध्यान देखना है कि जो स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप है उसमें हमें 4 चीजें एस्टिमेट करना है। पहला वो लीनियरिटी, फिर जो है टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंस है या नहीं, मॉडल एक्सप्लेनेटरी पावर और मॉडल प्रिडिक्टिव पावर। तो देखिए एक एक करके हमने यहाँ पर अपने रिजल्ट्स लिख दिए हैं।
तो यहाँ जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड लास्ट कॉलम में ग्रीन से, तो ये ओके है सारी वैल्यूज, पीएलएफ एल्गोरिथम से सारी वैल्यूज 5 से कम है वीआईएफ की। फिर हमने यहाँ बता दिया कि वीआईएफ की वैल्यू जो कट ऑफ, वैसे तो अगर आइडियली देखें तो 3 से कम होनी चाहिए, लेकिन 5 से कम भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। अब टोटल इफेक्ट देखिए हमारा, ये जो टोटल इफेक्ट आया है 0.15142, ये सारा टोटल इफेक्ट आया है। तो टोटल इफेक्ट में भी हमें जो रिपोर्ट करना है, एक तो इसको करना है इन चारों एक्सोजीनियस वाले को, और प्लस ये जो दो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के साथ जो है दूसरे एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है इनके साथ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल ओके है, और इनको बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू भी हमने चेक किया, तो बूट स्ट्रैपिंग से भी सारी वैल्यू जो है हमारी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चारों एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट की, और दोनों हमारे जो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट की हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जो है ये हमने यहाँ पर इसका रिपोर्ट कर दिया कि बूट स्ट्रैपिंग, और जिसमें जो है एंटीसीडेंट कंस्ट्रक्ट क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, और कम जो होगा वो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, इसी तरीके से रेपुटेशन का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो ये रिजल्ट्स हमने रिपोर्ट कर। अब एक्सप्लेनेटरी पावर भी हमें रिपोर्ट करना है कि ये भी हमारी वैल्यूज ओके है, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमने बूट स्ट्रैपिंग से चेक किया था सारी वैल्यूज। जो पी वैल्यूज हैं 0.05 से कम है तो कोई इशू नहीं है। फिर इफेक्ट साइज को भी हमने चेक किया, इफेक्ट साइज भी देखिए हमारा ओके है, और ये भी बूट स्ट्रैपिंग से चेक किया, बूट स्ट्रैपिंग से भी पता चला ये भी हमारा 0.05 से वैल्यू कम है, और फिर इसको हमने रिपोर्ट कर दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू और इफेक्ट साइज की वैल्यू जो है वो ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चौथा हमें इसमें क्या करना है, मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर के लिए जो हमारे आइटम्स हैं वो हमने यहाँ पर चेक किए टारगेट कंस्ट्रक्ट के। तो जिन इनका जो पीएलएस, एसईएम, आरएमएसई की वैल्यू है वो एलएम आरएमएसई से कम है, तो वो मॉडल फिट है, इसमें कोई प्रिडिक्टिव प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, क्यू स्क्वायर वैल्यू 0.264, 0.236, और ये, तो ये भी वैल्यू हमारी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इनका जो है इफेक्ट भी मीडियम इफेक्ट। इसके लिए जो रिसर्च पेपर है, हम ये रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, और इस रिसर्च पेपर से जो है हम जो है आइडिया हो जाएगा कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कैसे हमें परफॉर्म करना है। थैंक यू वेरी मच।